नमस्कार, देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। मुझको बालों की सफेदी ने खबरदार किया, मुझको बालों की सफेदी ने खबरदार किया, जिंदगी अब तेरी रफ्तार से डर लगता है। अफजल इलाहाबादी का यह शेर यूपी की योगी सरकार के एक ताजा फरमान पर बिल्कुल सटीक बैठता है। बढ़ती उम्र के साथ तजुर्बा भी बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार शायद ऐसा नहीं मानती। पूरी दुनिया में सीनियरिटी का सम्मान होता है, लेकिन योगी सरकार में सीनियर बाबुओं की नौकरी पर तलवार लटक रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक फरमान सुनाया है। फरमान यूं है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले 50 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए और अगर कर्मचारी ठीक से काम करते नहीं पाए जाएं तो उन्हें बिना कारण बताए जबरन रिटायर कर दिया जाए। इस फरमान के बाद उत्तर प्रदेश के सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। सवाल यह है कि काम में ढिलाई के लिए एक खास उम्र के कर्मचारियों की ही स्क्रीनिंग क्यों? क्या कर्मचारी सिर्फ 50 साल से ऊपर के लोग करते हैं? आज देश की बात में चर्चा इसी बात पर, क्योंकि इस एक फरमान से उत्तर प्रदेश के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद एक बड़े पैनल के साथ इस चर्चा को शुरू करेंगे। सरकारी नौकरी मतलब भविष्य सुरक्षित। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी टेंशन फ्री हो जाए, लेकिन योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की टेंशन बढ़ गई है। यूपी सरकार 50 साल से ऊपर के ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने वाली है जो अपने काम में सुस्त हैं। सरकार हर कर्मचारी की स्क्रीनिंग करेगी और फिर उन कर्मचारियों को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा जिनका काम अच्छा नहीं है। हालांकि कर्मचारियों का संगठन इसके विरोध में उतर आया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन ने कहा है कि यह कदम कर्मचारियों को परेशान करने के लिए है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परफॉर्मेंस का ही स्थान होना चाहिए, इतना जरूर है। और जो कहीं थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहे उनको भी मन लगा करके मेहनत के साथ काम करना चाहिए और उत्तर प्रदेश को देश का अव्वल प्रदेश, नंबर 1 प्रदेश बनाना चाहिए। जो क्लास हमारे जेईई तक के और नीचे के हैं वो विभागाध्यक्ष के स्तर पर होती है स्कैनिंग, सहायक अभियंता और उससे ऊपर के अधिकारियों के शासन स्तर पर होती है। हमने सबका डाटा जब पिछले साल स्क्रीनिंग की थी तैयार किया था और उसके बेस पे शासन से कुछ लोगों को नोटिस सर्व किए गए थे 3 महीने के। अभी भी जो शासनादेश आया है वो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग में की जाएगी। हालांकि सवाल यह है कि क्या यह कदम वाकई अच्छा है, क्योंकि सरकारी विभागों में ऐसे कर्मचारी हैं जो काम नहीं करते। लेकिन क्या इस फैसले की आड़ में किसी को बेवजह परेशान तो नहीं किया जाएगा? देखिए, योगी जी न प्रदेश के आम आदमी की समस्या का समाधान कर पा रहे और ना सरकारी मुलाजमों के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर पा रहे, और इसी तरीके से वो गलत कदम उठा के उत्तर प्रदेश को तबाह करने पर लगे हैं। नॉन परफॉर्मेंस के बेस पर अगर छटनी होती है तो मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन इसमें किसी तरह का भेदभाव पूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें एफिशिएंसी को टॉप पर रखा गया है। फिलहाल यूपी में करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी स्क्रीनिंग के दायरे में आ जाएंगे। सरकार ने सभी विभाग के शीर्ष अधिकारियों से कहा है कि ये लिस्ट 31 जुलाई तक तैयार कर ली जाए। 50 साल की उम्र तय करने के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2018 होगी, यानी ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी उम्र 31 मार्च 2018 को 50 साल या इससे अधिक होगी, वे स्क्रीनिंग के दायरे में आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी सरकार के इस फैसले के बाद वाकई सरकारी बाबुओं में हड़कंप है और खासकर जो 50 साल के ऊपर हैं वो तो घबराए हुए हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग अब शुरू होगी और ज़्यादा समय भी नहीं है। 31 जुलाई 2018 तक स्क्रीनिंग की रिपोर्ट देनी भी है। क्या ये फैसला सही है या ये किसी और वजह से लागू करने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे कोई और मकसद है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ वक्ता और कुछ प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। मेरे साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी 50 से ज़्यादा पीआईएल दाखिल करने वाले अश्वनी उपाध्याय प्रवक्ता है बीजेपी की, जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे पहले आपको ये बता दूं कि सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र राजपूत जी आपका। राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाना माना चेहरा है, किसानों से जुड़े मुद्दे हमेशा उठाते रहे हैं और एसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है भाटी जी आपका। मेरे साथ स्टूडियो में है यादवेंद्र मिश्रा, उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं और योगी सरकार के ताजा आदेश के विरोधी हैं, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। बहुत स्वागत है यादवेंद्र जी आपका। मेरे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी उमेश सहगल भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और यूपी की राजनीति को भी करीब से समझते हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में अंबिकानंद सहाय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया है और करीब 40 साल का लंबा चौड़ा अनुभव है। तो अपने मेहमानों को मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के कुछ नियम बता दूं। सबसे पहले हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। इसमें 3 सवाल आप लोगों से सबसे पूछे जाएंगे, जिसके जवाब आपको हाँ या ना में ही देने हैं। अगर आपको लगता है हाँ या ना के अलावा कोई और भी जवाब हो सकता है तो आप नो कमेंट का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत आपके लिए। क्या 50 साल पार कर चुके सुस्त बाबुओं को जबरन रिटायर करना सही है? सुरेंद्र राजपूत, हाँ या ना? नहीं। गलत है। ठीक। राजकुमार भाटी जी? नहीं। चलिए, 2 जवाब जो हमारे पास आए हैं वो दोनों नहीं में हैं, यानी कि जबरन रिटायर करना सही नहीं है। यादवेंद्र मिश्रा जी, आप क्या सोचते हैं? जबरन रिटायर करना ठीक नहीं है। नहीं है, ओके। उमेश सहगल जी, आप क्या सोचते हैं? सहमत नहीं हूँ मैं, जबरन से सहमत नहीं है। ये ठीक है, ठीक फैसला। ठीक फैसला है। पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं दिल्ली सरकार के, और उमेश सहगल जी का मानना है कि ये जवाब उन्होंने सही में दिया है, ये सही फैसला है। अंबिकानंद सहाय जी? गलत है। तो हमारे पास जो जवाब आए हैं उसमें 4 लोग कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है। सिर्फ उमेश सहगल जी ने कहा है कि ये फैसला सही है। दूसरा सवाल, क्या इस फैसले से योगी सरकार कर्मचारी के अनुभव की अनदेखी कर रही है? अश्वनी उपाध्याय जी नहीं है मेरे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा अनदेखी कर रही है। अनदेखी कर रही है, यानी कि हाँ। राजकुमार भाटी जी? हाँ। चलिए, यादवेंद्र मिश्रा जी? हाँ, कर्मचारी हितों की अनदेखी की जा रही है। अनदेखी की जा रही है। सहगल साहब क्या सोच रहे हैं? जी, कर्मचारी हितों। नो कमेंट। नो कमेंट्स। कर्मचारी हितों की अनदेखी हो रही है निश्चित रूप से। ठीक है यादवेंद्र जी, आता हूं मैं आपके पास, विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अंबिकानंद सहाय जी? हाँ। अनदेखी, अनुभव की अनदेखी की जा रही है। तो यहां पर मेजॉरिटी जो हमारे मेहमान हैं सब मानते हैं कि कर्मचारी के अनुभव की अनदेखी कर रही है योगी सरकार। अब तीसरा और फाइनल सवाल, क्या इस फैसले को ईमानदारी से लागू कर पाना संभव है? सुरेंद्र राजपूत जी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसमें नहीं। मनमानी की जा रही है। ठीक है भाटी साहब? ये संभव है, अगर ईमानदारी हो उसके पीछे तो लागू कर सकते हैं। हाँ, संभव है ईमानदारी से लागू करना। संभव है। हाँ, ये कोई असंभव ठीक। नहीं है। यादवेंद्र मिश्रा जी? ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। अधिकारियों किया जा सकता है या नहीं? इस पर जो लगातार देखी जा रही है, मिश्रा जी, उस मनमानी पर नियंत्रण कर। किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? हाँ या ना में नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उमेश सहगल जी, आप क्या सोचते हैं? जी, किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है। साय साहब? नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर हमको मिक्स्ड रिजल्ट मिले हैं। 3 लोग मानते हैं कि इसको लागू कर पाना ईमानदारी से संभव नहीं है, जबकि उमेश सहगल और राजकुमार भाटी जी मानते हैं कि संभव है, ईमानदारी से आप लागू कर सकते हैं। और अब बारी है आज के कड़क सवाल की। ये सवाल
जनता के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। और इस सवाल का जवाब पर जो हमको रिएक्शन मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, वो हम कार्यक्रम के बीच में आपको बताएंगे। जनता क्या सोचती है इस सवाल पर। सवाल यह है कि क्या 50 की उम्र के बाद रिटायर करने का फैसला नेताओं पर भी लागू होना चाहिए? और जनता इसका जवाब आप हमें फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के जरिए दे सकते हैं। फेसबुक पे @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पे @ZBusiness। तो ये इसका जवाब जो भी है हम आपको आगे कार्यक्रम के दौरान देंगे। और शुरुआत मैं राजकुमार भाटी जी आपसे करता हूं। आपकी सरकार ने सीधे सीधे विरोध किया है इस फैसले का और साफ किया है कि ये गलत है, कर्मचारियों के हित में नहीं है। कैसे? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये कोई नया नियम नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता का आकलन समय समय पर किया जाए और जिनके खिलाफ शिकायतें मिलती हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त मिलते हैं, जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये एक रूटीन कार्य है। तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार किस लिए इसका प्रचार कर रही है? ये आज ही आदेश जारी नहीं हुआ है, ये पिछले साल भी जारी हुआ था जुलाई में। और मुख्य सचिव ने, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखे थे और कई विभागों को पत्र लिखे थे कि सूचियां बनाई जाए, जांच की जाए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कुछ किसी को पता है? नहीं, ये तो लागू ही नहीं हुआ है। ये तो लागू ही नहीं हुआ। ये आज नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब भी डिबेट में बैठा था कई चैनलों पे 1985 का है ये नियम। हाँ, नहीं, नियम तो मैं कह रहा हूँ पुराना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ योगी सरकार ने जुलाई 2017 में भी ये आदेश जारी किया था, इनके मुख्य सचिव ने जारी किया था। वो समय IAS IPS इसके पीछे मुझे तो मंशा ये लगती है, इन्हें काम धाम कुछ करना नहीं है। या तो ये ब्लैकमेलिंग का हथकंडा है, डराने का हथकंडा है, या इसके पीछे इनकी कोई और कोई षड्यंत्र है। अब जहां तक शिथिलता का नियम है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अपने लगभग 1.25 साल के कार्यकाल में सबसे शिथिल मुख्यमंत्री सिद्ध हुए हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कोई भर्ती नहीं कर पाए आज तक, कोई नई परियोजना नहीं लागू कर पाए। तो क्या मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? लेकिन मुख्यमंत्री को हटाया जाना चाहिए? ठीक है। नंबर एक बात, मैं उमेश सहगल जी से इस पर रिएक्शन एक लेना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये फैसला सही है। सहगल साहब, आपको कैसे लगता है कि ये फैसला सही है? मुझे इसलिए ये फैसला सही लगता है कि एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है लोगों का काम करने के लिए। सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए किसी को रिमूव कर दिया गया, चार्जशीट कर दी गई, ये इनफ नहीं है। आपको एक स्टैंडर्ड भी अचीव करना है सर्विस का। और अगर आपको शुरू से ये वार्निंग मिली है, ये बड़ा पुराना रूल है, ये नया रूल नहीं बना, कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो 50 साल की उम्र में आपको निकाला जा सकता है। आपने शायद पढ़ा भी होगा कि ये रूल न्यायपालिका में भी लागू है और कई केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के ऐसे आए हैं जो 50 साल पे उनको निकाल दिया गया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मगर एक वार्निंग हो जाती है, एक समझ लीजिए नेगेटिव रिवॉर्ड फंक्शन हो जाती है कि आपने अगर अच्छा काम किया तो आपको 50 साल के बाद कंटिन्यू करने दिया जाएगा जी। और अगर आपने अच्छा काम, बहुत ही खराब काम किया, और जनरली इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, ये बहुत हाई नहीं होता, मतलब कि बहुत ही जो निकम्मा रहा है, जिसने मान लीजिए 20-20 साल बीच में छुट्टियां ली हैं और बिल्कुल ही दसियों उसके अगेंस्ट वार्निंग्स इशू हुई हैं और सारे 5, 7, 8 सालों के CR खराब हैं, उन्हीं को ऐसे केसेस में कंसिडर किया जाता है। मैंने तो बहुत सालों से देखा है इसके ऊपर 2-3 आदमी के ऊपर एक्शन होता है, ज़्यादा नहीं होता, बट इसका इफेक्ट बाकी अफसरों पे बहुत अच्छा पड़ता है। और लोग ये समझते हैं कि हमको काम करना चाहिए कम से कम उस उम्र पे पहुंचने तक, और अगर आप उस उम्र तक पहुंच गए, इतना आपको एक्सपीरियंस है और तब भी आप काम नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा गवर्नमेंट का जी। तो उस उम्र में और 55 साल में 2 सालों में ऐसा रिव्यू होता है और ये बड़ा अच्छा है कि ऐसा रिव्यू हो रहा है। इससे सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक सवाल जो यहाँ पे खड़ा होता है वो ये कि आपने 50 साल को क्यों तय किया है? परफॉर्मेंस तो हर साल उसका अप्रेजल होना चाहिए। बिल्कुल। और हर साल के हिसाब से जो परफॉर्मेंस होती है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं यही तो अंतर है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि एक डर रहता है वहाँ पर अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपकी छुट्टी हो जाती है, और ये एक डर जो है वो आपको काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। मैं यादवेंद्र मिश्रा जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपने ये बात क्यों कही? मैं लगातार आपका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आप जब ये आदेश आया उसके बाद आपने कहा है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को परेशान कर रही है, हैरेस करने के लिए ये नियम लेकर आ रही है। हैरेसमेंट कैसे है? जी नहीं, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जनपद गोरखपुर में
एक माली था, उसको पिछले वर्ष 21 जुलाई 2017 यानी स्क्रीनिंग के इस आदेश के जारी होने के पहले जो पिछले वर्ष आदेश जारी हुआ था, उसका आधार लेते हुए एक उस अधिकारी ने, जो कि उसे 5 दिन पहले एसीपी का लाभ दे रहा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर था तभी उसे दिया गया, लेकिन 5 दिन बाद वो उसे कहता है कि आप सेवा में रहने लायक नहीं है, और 31 जुलाई को वह उनको स्क्रीन आउट कर देता है। कारण क्या था कि वह माली उनके घर पर काम करने से उसने मना कर दिया, बस वह आधार बनाया और आधार बना करके उस कर्मचारी को स्क्रीन आउट कर दिया। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि ये फाइनेंशियल हैंडबुक की ये व्यवस्था आज की नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। सरकार में बैठे हुए अधिकारियों ने उसमें सिर्फ इतना डाला है कि इसकी कट ऑफ डेट 31 मार्च 2018 मानी जाएगी। जो व्यवस्था पहले से दी हुई है उसका अनुपालन क्यों नहीं अधिकारियों ने पहले किया? इसी समय आप जारी कर रहे हो, एक एनआरकी कर्मचारियों और अधिकारियों में पैदा हो रही है। नीचे क्यों देख रहे हैं? आप ऊपर देखिए, ऊपर के जो अधिकारी हैं, अकूत संपत्तियां हैं, रिट्रेंचमेंट तो उनका होना चाहिए ना। ठीक है, नीचे के कर्मचारी जो 70% आपने जो चिंता जताई है यादवेंद्र मिश्रा जी, काम करें। ठीक है, आपने जो चिंता जताई है वो ये है कि इसको लागू कैसे किया जाएगा। क्या वाकई जो बात, एक सवाल इसमें भी था कि क्या इस फैसले को ईमानदारी से लागू कर पाना संभव है? ये बड़ा सवाल है। वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं बायसनेस रहती है। बस सब कुछ जो है। एक मिनट, मैं अश्वनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है अश्वनी जी आपका। अब थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन चर्चा हम लोग ने जो शुरू की थी वो यही कि ये कितना जरूरी है, किस मकसद से योगी सरकार इस फैसले को लागू करने जा रही है। अभी जो चिंता जताई गई है, इससे वाकई क्या ईमानदारी से लागू किया जा सकेगा? एक पर्सनल बायसनेस होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है कर्मचारी की, जिसे वो खुद भी नहीं देख पाता है। क्या उसके सीनियर ने उसमें रेकमेंड किया है, उसको पता नहीं होगा। तो अगर वो पसंद नहीं करता है तब तो उसकी छुट्टी हो सकती है, चाहे कितना बेहतर काम करे। देखिए, पहली बात तो आपने इस पे चर्चा रखी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। कम से कम आम जनता को क्लैरिटी आ जाएगी कि वास्तव में क्या है क्या पूरा मामला। अदरवाइज एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, लगभग वही काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जैसे एक अफवाह फैलाई गई कि नहीं वो तो सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, फिर एक अफवाह फैलाई गई कि SC एक्ट को खत्म कर रही है। तो इस समय अफवाहबाज जो हमारे विरोधी हैं वो नए नए तरीके का अफवाह फैला रहे हैं। आपने इस पर चर्चा किया तो बहुत अच्छा है, कम से कम जनता इसको समझेगी। पहली बात तो योगी सरकार इस पे कोई कानून लेके नहीं आई, ना कोई नियम लेके आई है। ये मुझे लगता है 85-86 का है ये कानून, ये नोटिफिकेशन है, तब से लागू है, कोई नई चीज नहीं है। योगी सरकार उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने जा रही है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। अगर मैं मेहनत न करूं, मैं अपने क्लाइंट के साथ ईमानदारी से काम न करूं, या आप जहां पे काम कर रहे हैं अगर आप अपना काम न करें और आप ये आशा रखें कि नहीं आपको 60 साल तक वहां नौकरी पे रखा जाए, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। न पहले ठीक था, न आज ठीक है, न आगे ठीक रहेगा। केवल ये कहा जा रहा है कि जिसका ये कोई मुंह जबानी बात तो होगी नहीं, हाँ भाई ठीक है हमें पसंद नहीं आया तो हमने निकाल दिया, और पसंद है तो नहीं। बाकायदा इसका एक प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर है। जिस नियम में लिखा हुआ है उसी में सेट प्रोसीजर है। इसको कैसे इसको अडॉप्ट किया जाएगा, उसमें यह देखा जाएगा कि इनकी कितनी रिटर्न कंप्लेन आ रही है, उसके बाद कंप्लेन के बाद जांच हुई तो जांच की रिपोर्ट क्या आई, कितनी इनकी अटेंडेंस हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं कुछ अध्यापकों को जानता हूं जो वास्तव में नौकरी नहीं करते, किसी और को भेज देते हैं स्कूल में, वो जाते ही नहीं है, वो अपना पेट्रोल पंप चला रहे हैं, कोई दूसरा धंधा कर रहे हैं, उसके बदले उन्होंने 10,000-5,000 रुपए पे एक आदमी रख लिया, वो जाके स्कूल में पढ़ा रहा है। अब ऐसा अध्यापक चाहिए क्या? अश्वनी जी मुझे ये बताइए, ठीक है जी, परफॉर्मेंस का आकलन होना चाहिए, लेकिन ये 50 वर्ष की उम्र सीमा क्यों नहीं जैसे ही ज्वाइन किया जाता है वैसे ही अब परफॉर्मेंस का अप्रेजल शुरू हो जाए और उसके आधार पर फैसले लिए जाएं, कार्रवाई हो? मैं उसका उत्तर देता हूं कि सरकारी नौकरियों में जो जनरल कास्ट के लिए सीमा होती है वो 30 मानी जाती है, और SC/ST के लिए जनरली 35 है, और उत्तर प्रदेश में तो 40 भी है। तो जनरली ये मैक्सिमम लिमिट लिया जाता है। ये मान चला जाता है कि ठीक है अगर वो 40 में आया या 35 में आया तो 10 साल में उसने क्या परफॉर्मेंस किया। ऐसा है नहीं कि 15 साल 20 साल में आदमी नौकरी शुरू करता है। अपर एज लिमिट चूंकि 30 है जनरल के लिए, OBC के लिए 35 है, SC/ST के लिए 35-40 ऐसे अलग अलग है, कहीं कहीं 40 भी है। तो ये मान ये देखा जा रहा है कि वो 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस किया, तो ऑन एन एवरेज 10 इयर्स की सर्विस देखी जाएगी। ठीक,
अंबिकानंद साय जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं देखिए अपने को विरोध पक्ष में खड़ा पा रहा हूं। 2-3 इसके प्रमुख कारण हैं। पहला कि ये बेसिक बात है कि ये कामचोर के खिलाफ नहीं है, ये कमजोर के खिलाफ है। अगर नॉन परफॉर्मेंस पे इनको करना ही था तो सरकार के अंग होते हैं मंत्री भी, संतरी भी, सब लोग, तो एक यूनिटी के साथ जी ये चीज किया जाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग स्क्रीनिंग करेंगे, अब देखिए यहाँ 2 शब्द है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी के साथ मैं इसको संभव मानता ही नहीं हूँ। प्रैक्टिकल क्या होता है कि ठीक है, किसी ने इशारा कर दिया कि ये फलाने आइडियोलॉजी का है, इसको स्क्रीनिंग में बाहर कर दो। प्रैक्टिकली यही होता है समाज में। तो ये बहुत खतरनाक आदेश है। इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी की संभावना कम है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा हो गई। जैसे मिश्रा जी अभी एक माली का एग्जाम्पल दे रहे थे कि वो घर में काम करने को मना किया तो उसको कहा कि नौकरी से बाहर हो जाओ। अब अगर नॉन परफॉर्मेंस, जैसे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन अभी कह रहे थे, तो आप देखिए अगर नॉन परफॉर्मेंस है तो वो हर उम्र के लिए है, और कोई अध्यापक है और स्कूल या कॉलेज जाता ही नहीं है तो उसको हटाने के 50 उपाय हैं, और सरकार बहुत शक्तिशाली चीज है, क्यों नहीं हटाते हैं? मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस की भी सरकार रही, सपा की रही, बसपा की रही, सब में यही हाल है। तो मैं बहुत ज्यादा इससे कोई क्रांतिकारी परिवर्तन उम्मीद ही नहीं रखता हूं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, सुरेंद्र राजपूत आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों की भी सरकार रही है लगातार, और ये बताइए कि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता है, नियम आपके मतलब सरकार में भी बने हुए हैं, 1985-86 का ये नियम है, लेकिन उसको लागू ही नहीं किया जाता है। तो परफॉर्मेंस का अप्रेजल तो होना ही चाहिए। वो 10 साल के बाद, अश्वनी जी जो बात कह रहे थे वो मुझे नहीं समझ में आई कि 10 साल के पीरियड के बाद देखना चाहिए कि 10 साल में इसने क्या किया, अच्छा काम किया या गलत काम किया, उस आधार पर आप निर्णय करें। लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं होता है? ब्रजेश भाई, ये बहुत ही ज्यादा जिसको कह सकते हैं अज्ञानता की स्थिति है। मैं तो पहले धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इतनी बढ़िया डिबेट की, आप साधुवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। मेरी पूरी टीम ने आज, हम लोग ने आज डिस्कस किया था, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन हम लोग को ये इस पर डिस्कस करना जो है आज लगा कि ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए। बहुत ही शानदार, थैंक यू जी। बहुत रेलिवेंट टॉपिक है और इस पर लोगों का ज्ञान आवश्यक है। अज्ञानता और अनुभवहीनता की वजह से यह सरकार अपने प्रशासनिक अमले से कर्मचारियों को जो लगभग 70% हैं उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार कर रही है, उनको डराने का काम कर रही है। फाइनेंशियल हैंडबुक संविधान ने दी है हमें, 1985 ने नहीं दी है, संविधान के समय से आई है। 1985 में इसको एक बार पुनर्परिभाषित किया गया था। एक बात। दूसरी बात, जो आदमी बीमार है, जो आदमी असक्षम है, जो आदमी गलत तरीके से हो गया है, उसका अप्रेजल ACR हर साल होती है और कभी भी उसको हटाया जा सकता है। और ये एक सेट पैटर्न है, इसकी सेट प्रक्रिया है। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, ना भाजपा कुछ कर सकती है, ना और कोई कुछ कर सकता है। तो 2-3 बातें बड़ी क्लियर हैं इसमें कि ये सिर्फ और सिर्फ अनुभवहीनता की वजह से भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों को अपने अधिकारियों के जरिए डराने का काम कर रही है कि आप विधि सम्मत काम मत कीजिए, आप संविधान सम्मत काम मत कीजिए, आप हमारे सम्मत काम नहीं करेंगे तो हम आपको हटा देंगे। देश में एक संविधान है और संविधान के ये कर्मचारी नौकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के नौकर नहीं है। इस बात को सारे सरकारों को समझना होगा कि हमारे जितने कर्मचारी हैं वो संविधान के नौकर हैं, किसी पार्टी विशेष के नौकर नहीं है। और उनको संविधान अपनी एक कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भाव भी देता है। मैं अश्वनी जी आपसे आपके पास आ रहा हूँ रिएक्शन के लिए, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र नहीं, भाषण की बात नहीं है। एक मिनट सुरेंद्र जी मेरी एक बात सुन लीजिए। पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार भी कुछ ऐसे ही करने जा रही है। एक तो वो रिटायरमेंट की एज जो थी, जो बादल सरकार ने 60 की थी, उस पर दोबारा से वो सोच विचार कर रहे हैं, उसको 58 करने के में लगे हुए। और परफॉर्मेंस
का अप्रेजल जो है उस पर भी बहुत सीरियसली सोचा जा रहा है और उसके आधार पर कड़े फैसले की बात भी की जा रही है। तो पंजाब में भी ऐसा कुछ चल रहा है। मैं आपको बता रहा था कि ये सिर्फ यूपी में नहीं, उत्तराखंड में भी पिछले साल हुआ है। पिछले साल जुलाई में कह रहा हूं कि होना चाहिए। मैं अश्वनी जी से रिएक्शन ले लूं। अश्वनी जी, क्यों डराने की कोशिश हो रही है सरकारी कर्मचारियों को? लेकिन इसमें डराइए मत। हाँ, डराइए मत। क्यों डरा रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं डरा रहे हैं आप लोग। सरकारी कर्मचारी डर जाएगा तो काम कैसे होगा? अश्वनी जी, भी होता रहेगा। ठीक है। नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल आपने एक लेटर भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या है। एक मिनट रिएक्शन ले लेते हैं अश्वनी जी का। सुरेंद्र जी कहने से नहीं चलेगा। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में कम से कम दलगत राजनीति और गुमराह करने वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। आप समझिए जरा, पब्लिक सर्वेंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सर्वेंट नहीं, पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर। ये जो नौकर शाह हैं ये जनता की नौकरी करते हैं, संविधान की नौकरी नहीं करते। खामखा संविधान पता नहीं कहां से लेके आ रहे हैं। संविधान क्या है? पब्लिक सर्वेंट का मतलब संविधान को तनख्वाह देती है। सुनिए सुन लीजिए, बात पूरी होती है, आता हूं मैं आपके पास। गलत फहमी में आप सुरेंद्र जी सुन लीजिए अपनी बारी में बोलिएगा। एक मिनट जी अश्विनी जी। दो चीज होती है, पब्लिक फंड, पब्लिक एक्सचेकर और पब्लिक सर्वेंट। यानी पब्लिक के फंड से आपको तनख्वाह मिलती है और क्या करने के लिए? पब्लिक सर्विस करने के लिए। तो आप पब्लिक सर्विस करिए। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो तनख्वाह तो लेता है पब्लिक फंड से, जनता के गाढ़ी कमाई से, टैक्स से, और वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसे आदमी को रखना चाहिए क्या? जहां तक मैंने 10 साल की थी, मुझे लगता है कंफ्यूजन हो गया। अगर आप समझ नहीं पाए तो मैं दोबारा उसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, निकाल के बाहर कीजिए, लेकिन चिल्ला क्यों रहे? अरे सुनिए तो भाई साहब, सुन लीजिए जी। और ये आप लोगों को डरा क्यों रहे हैं? आतंकित क्यों कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले कोई नहीं डरा रहा, ये कांग्रेस डरी हुई है, कोई नहीं डरा रहा। सुनिए, अच्छे टॉपिक पे डिबेट हो रही, टोकिए मत प्लीज, बहुत अच्छे टॉपिक पे डिबेट हो रही है। नहीं, आप डरा रहे हैं सर। आप अनुदेशकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। जी वो बता रहे हैं कि को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। आपने जो, अरे एक मिनट सुरेंद्र जी, दे पा रहे हैं। सुरेंद्र भाई एक मिनट रुकिए। जो लोग काम कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं सुरेंद्र भाई, एक मिनट, आप जो चिंता जता रहे हैं डराने की, उसी का तो जवाब दे रहे हैं। एक मिनट सुनिए तो जी अश्विनी। मैं आज का एक उदाहरण देता हूं, मुझे लगता है आपके दर्शक उसे समझ जाएंगे। सांसदों के ऊपर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर आप उनकी सिक्योरिटी का खर्चा, उनकी वेतन, ड्राइवर, पेंशन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, नौकर, खाना बनाने वाला, सब अगर आप निकालें तो 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। मैंने कहा भैया ये सांसद है, ये फुल टाइम अपना सांसद वाला काम करें, ये वकालत करने क्यों चले आते हैं? तो दलील क्या दी गई कि नहीं, सांसद फुल टाइम थोड़ी है, पार्ट टाइम होते हैं। मैंने कहा तनख्वाह तो आपको पूरे 5 साल की मिलती है, 2.5 साल की तो मिलती नहीं है। तो ये एक तरीका है, ये कांग्रेस का एक दोहरा चरित्र है, जो अंदर कुछ और दिखाता है, बाहर कुछ और दिखाता है। ये चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसलिए मैं भाई भारतीय जनता पार्टी इसको ठीक कर दे। सुरेंद्र जी बीच में मत बोलिए। आपका बहुमत है, सुरेंद्र जी, आपका संसद में बहुमत है, उसको सुरेंद्र जी आज दर्शकों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट में आज 3 घंटे इसी पे बहस हुई है। ठीक है अश्विनी जी, आज हम लोग यूपी की चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग यूपी की चर्चा कर रहे हैं। ये यूपी से कनेक्टेड है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक। भाटी जी जो भी समाजवादी पार्टी से हैं, वो भी चिंता जता रहे हैं। एक मिनट अश्विनी जी, बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है चाहे लेखपाल हो, ठीक है अश्विनी जी, दरोगा हो, चाहे थानेदार हो, अगर वो जनता की सेवा ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। मुझे लगता है जनता इस चीज को बहुत स्वीकार कर रही है। तो पहले से सेट फॉर्मेट है अश्विनी भाई, पहले से सेट फॉर्मेट है। आप कौन? एक भाटी जी का रिएक्शन। ठीक है, अरे सुरेंद्र राजपूत कर रहे हैं। सुरेंद्र जी एक मिनट रुकिए, जब सुरेंद्र जी मैं आपको टाइम दूंगा तभी बोलिएगा, इंटरप्शन मत करें प्लीज। भाटी जी देखिए, ये जो जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तरह तरह के संदेह जताए जा रहे हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। कुछ आरोप ऐसे भी लगे हैं कि इसमें जातीय आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि निर्णय लिया जाए, लेकिन ये बल्क में थोड़ी हटाए जाएंगे, सामूहिक रूप से थोड़ी हटाए जाएंगे। अभी सामूहिक रूप से आप कैसे मालूम कि जातिगत आधार पर ले जा रहे हैं?
ये आरोप लगे हैं पीछे कुछ विभागों में, आशंका, ये नहीं आशंका नहीं है, ये आरोप सामने आए थे गाजियाबाद में जीडीए में कुछ कर्मचारी हटाए गए। अभी तो सर 31 जुलाई तक की डेट दी है, स्क्रीनिंग की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही तो फैसला होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले साल हटाए गए थे और उनमें उन्होंने ही प्रदर्शन किया था कि जाति आधार पर हटाए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसमें ये कह देना ये कोई सामूहिक रूप से किसी हटाने का कोई फरमान जारी नहीं किया जा सकता। हर विभाग अपनी अपनी स्क्रीनिंग करते रहे। अश्वनी जी एक मिनट रुकिए। तीसरी बात यह है कि आप नौकरी से हटा तो रहे, नौकरी दे रहे नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कितनी भर्तियां अब तक की हैं? कोई भर्ती तो वो पूरी कर नहीं पाए। जो हमारे समय की भर्तियां थी वो भी अधर में लटकी हुई हैं, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे पाए हैं। 2 साल चले गए, पिछले साल का सीजन चला गया, इस साल का चला गया। जो जुडिशरी के एग्जाम होता है उसकी डेट निकल चुकी है, उसकी घोषणा नहीं कर पाए हैं और बहुत से एग्जाम है जो अटके हुए हैं। तो आप लोगों को भर्ती भी तो करिए। बहुत विभाग है जिनमें पद खाली पड़े हुए हैं, कर्मचारी पूरे नहीं है, अधिकारी पूरे नहीं है, उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। आप हटाते हटाते जा रहे हैं तो कैसे कार्य होगा, कैसे सरकार चलेगी, ये भी चिंता का विषय है। मैं आपको एक उदाहरण बड़ा इंटरेस्टिंग देता हूं भाटी जी की पार्टी का। एक यादव सिंह था, ये जीडीए की बात कर रहे हैं, वो नोएडा अथॉरिटी में काम करता था यादव सिंह। हाँ, महालुटेरा था यादव सिंह। उसको भाटी जी के मुख्यमंत्री अखिलेश अश्वनी जी एक मिनट सवाल जो है सुनिए अश्वनी, ये नहीं है तो आपको ये गलतफहमी होगी कि यादव सिंह यादव था, ये गलतफहमी निकाल दीजिए अपने दिमाग से। देखिए उसका नाम यादव सिंह था, वो यादव नहीं था। सवाल उन्होंने जो उठाया है वो ये उठाया है कि नौकरी आपने दी नहीं है, अब नौकरियों से निकालने की तैयारी की जा रही है। आपके लेबर डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, 1,70,000 शिक्षा मित्र सड़क पर घूम रहे हैं। कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं, उन्हें आप ये बताया जा रहा है कि 40% वैकेंसी जो है सरकारी विभागों में खाली है और अभी तक भरी नहीं गई है। मैं यही जानना चाहता हूं कि डर ये भी है एम्प्लॉइज में कि आप एक तरफ जो है रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ निकालने की तैयारी कर रहे हैं। देने चाहिए 7,000 रुपए दे रहे हैं, बीएड टीटी वालों को नहीं दे रहे हैं, किसी को नहीं, पुलिस को नहीं दे रहे हैं, शिक्षा मित्रों को लाठी मार रहे हैं, सरकारी अनुदेशकों को 17,000 रुपए केंद्र सरकार से। सुरेंद्र जी एक मिनट, ये सवाल मैंने अश्वनी जी से किया था। इस तरीके की परिस्थितियां अश्वनी जी को जवाब देने दें। हाँ जी, देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हमारे विपक्षी दल, मैंने कहा ना डेमोक्रेसी की खूबसूरती है तो, लेकिन डेमोक्रेसी की जो कमियां हैं उसको हमारे ये लोग भाई लोग हमारे बिल्कुल सामने। विपक्षी दल नहीं होने चाहिए, विपक्षी दलों को आवाज नहीं उठानी चाहिए। सुनिए ये चाहते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को बोला कि जो टीटी क्वालिफाई करेगा, केवल यूपी की बात नहीं है, पूरे इंडिया में जो नॉन टीटी है, जिसने टीटी क्वालिफाई नहीं किया, जो बीएड विधायक है, वो नहीं बन सकता। 17,000 रुपया सारा का सारा। चलिए मैं रुक करूंगा यादवेद मिश्रा जी का, क्योंकि 7,000 रुपए दे रहे एम्प्लॉइज की ये परेशानी है, यूपी सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी परेशानी है, वो बेहतर हमको बता पाएंगे। यादवेद जी, क्या ये जो बात की जा रही है कि डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्या ये वाकई डर है या उनको डर है जो वाकई परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उनको अपनी नौकरी जाने का खतरा है? इसमें तो सरकार ने साफ किया है कि जो भ्रष्ट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, दक्ष नहीं हैं, उन्हीं को खतरा होगा, उन्हीं को निकाला जाएगा। जो काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें डरने की क्या जरूरत? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भय का वातावरण इसलिए है कि किसी भी कर्मचारी या किसी भी मातहत के बारे में कोई भी निर्णय अगर लेना है तो अधिकारी को लेना है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र सरकार में अब करेक्टर रोल को 360 पर डिवाइड कर दिया है, यानी कि उसके ऊपर के अधिकारी भी उसका काम देखेंगे और उसके नीचे के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उसके मातहत, वह भी उसकी परफॉर्मेंस बताएंगे। अभी क्या हो रहा है कि ऊपर के अधिकारी उसकी परफॉर्मेंस बताते हैं और जो अधिकारी कर्मचारियों को पीड़ित करता है उसकी परफॉर्मेंस वो किसको बताएगा? तो मोदी जी 360 की जो व्यवस्था लाए हैं करेक्टर रोल को लेकर के, उसको लागू कर दिया जाए तो स्क्रीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कर्मचारी खुद बता देगा कि इस अधिकारी को स्क्रीन आउट कराइए इसलिए कि ये हमको दबा के रखता है। तो मैं मुख्यमंत्री से सिर्फ यही अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके 360 की व्यवस्था लागू की जाए और लोगों के करेक्टर रोल लिखने में सिर्फ अधिकारियों ही का योगदान न रहे, उसके जो मातहत हैं वह भी उसके करेक्टर के बारे में बताएं कि इनका क्या व्यवहार उनके सबऑर्डिनेट्स के प्रति है। लेकिन यादवेद जी जो एक आम राय है, और जब वह एक आम राय
जी। एक आम राय जो है सरकारी कर्मचारियों को लेकर वो यही है जी। कि आप अपना काम करवाने जाइए किसी सरकारी विभाग में और फिर देखिए, आप सचिवालय में जाइए, आप देखिए क्या होता है। रिटायर हो जाता है कोई कर्मचारी, पेंशन उसको बनवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये मेरा अपने घर की बात है, इसलिए मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, सालों लग जाते हैं, आपकी पेंशन नहीं बनती है। पेंशन बनवाने के लिए वही सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहा था जब रिटायर हो जाता है तो उसकी कोई पूछ नहीं होती। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, मैं सो जाते हैं, ठीक, मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, ऑफिस में आके ताश खेलते हैं, एक मिनट दारू पीते हैं। एक मिनट अश्वनी जी रुकिए, क्यों रखना चाहिए? अरे अश्वनी जी एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। अश्वनी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इसीलिए तो आप सामने अरे सुरेंद्र जी एक मिनट रुकिए, सारे कर्मचारियों को आप दारूबाज कह रहे हैं। सुरेंद्र भाई रुकिए एक मिनट, और इस तरह की कृपया करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं सहगल साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं आखिर सॉल्यूशन क्या है? ये कदम जो उठाया है सरकार ने वो बेहतरी के लिए ही है, आम जनता को तो लगता ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का अगर सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया तो उससे बड़ा खुशनसीब वो अपने को नहीं मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तो आराम से 58 साल तक नौकरी करो, कोई बोलने वाला नहीं है, ना मेरा कुछ कोई बिगाड़ सकता है। लेकिन अब जब तलवार लटकी, जब आपकी परफॉर्मेंस का आकलन होना शुरू हुआ तो फिर खतरा मंडरा रहा है। तो आप काम करिए और अच्छे से काम करिए और सुरक्षित रहिए। देखिए सहगल साहब, ये बात परफॉर्मेंस की नहीं है, हर नहीं, ये पॉइंट तो ठीक है, ये पॉइंट तो ठीक है। एक तो ये है कि कहते हैं हर साल ऐसी रिव्यू किया जाए, हर साल रिव्यू आर्टिकल 311 जो कॉन्स्टिट्यूशन का अलाउ नहीं करता, क्योंकि आप किसी को बिना उसको शो कॉज नोटिस दिए वगैरह सर्विस से हटा नहीं सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन टू द रूल है, ये कंपल्सरी रिटायरमेंट समझ लीजिए इसको। तो एक एक्सेप्शन टू द रूल जो होता है वो हर साल नहीं हो सकता, वो आपने एक 50 पे रखा, एक 55 पे रखा। एक तो मतलब ये आप नोट कर दीजिए कि ये अच्छा 50 का ये फ़ायदा है कि आप 20-25 साल सर्विस कर चुके होते हैं, तो उस 20-25 साल में ये जो 360 डिग्रीज का इन्होंने पॉइंट हुआ है वो काफ़ी हद तक आ जाता है कि आप 10-15 आदमियों के अंडर काम किए, अब 10-15 आदमियों ने और उसका काम देखा, फिर जो रिव्यू में कमेटी बैठी होती है वो इमीडिएट ऑफिसर नहीं बैठे होते, वो दूसरे ऑफिसर बैठे होते हैं, उनका भी अपनी एक नॉलेज है एक अफसर के बारे में, एक विभाग के बारे में, एक जनरली एक रेपुटेशन होती है। उसके बाद आपने एक डिसीजन 50 साल पे एक एजुकेटेड डिसीजन दे सकते हैं। 50 साल में भी आपको पेंशन मिलती है, मतलब ये डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस नहीं है, आपको पेंशन तो मिलेगी मगर आपको सर्विस से हटा दिया जाता है, आपको रिटायर कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा फर्क है। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है, ये बहुत अच्छी इनकी सजेशन आई है कि जो ACR का सिस्टम है ये काफ़ी पुराना हो गया, तो इसमें भारत सरकार अपनी एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है 360 डिग्रीज और ये और वो। तो वो अगर एक्सपेरिमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में सक्सीड करता है तो उत्तर प्रदेश में अगर उसका ख्याल रखें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें कि आपका जो रिव्यू है। लेकिन सर विरोध के स्वर जो है प्रोफेसरों का ऐसे ही होता है, ना सिर्फ उनको विरोध के स्वर जो है हमने यूपी में देखे, जब पिछले साल IAS और IPS की स्क्रीनिंग की बात हुई थी, योगी सरकार ने की थी, तो IAS लॉबी की तरफ से भी विरोध के स्वर सुनाई पड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी बल्कि IAS IPS लॉबी में भी विरोध होता है। चलिए अब बारी है आज के कड़क सवाल के जवाब की। सवाल ये था, क्या 50 की उम्र के बाद रिटायर करने का फैसला नेताओं पर भी लागू होना चाहिए? और इसके जवाब जो हमें मिले हैं वो ये है कि हाँ कहने वालों की संख्या है 86%, यानी 86% लोग मानते हैं कि नेताओं पर भी लागू होना चाहिए। सारी चीजें जो है सरकारी कर्मचारी या आम लोगों पर ही क्यों? 14% मानते हैं कि नहीं, लेकिन मेजॉरिटी है 86%, 86% वो मानते हैं कि नेताओं पर भी लागू होनी चाहिए। अब सुरेंद्र राजपूत, पहले आप बताइए, ये रिटायरमेंट का फैसला जो है नेताओं पर क्यों ना लागू हो? देखिए, हम तो पहले भी सरकारी कर्मचारियों के भी विरोध में हैं
और नेताओं के भी विरोध में हैं। हाँ, अपर एज लिमिट होनी जरूर चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कारण क्या है कि 60-62 साल तक तो सरकारी कर्मचारी भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और नेता भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। एक अपर एज लिमिट तो तय होनी चाहिए ब्रजेश भाई, हमारी आपकी सबकी जब होती है तो नेताओं की भी होनी चाहिए, इसमें तो हम बिल्कुल विरोध में नहीं है। लेकिन ये जो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, अगर आप ध्यान दें कि एक तरफ तो सरकारी कर्मचारियों को रिटायर कर रही है, दूसरी तरफ लेटरल एंट्री कर रही है केंद्र की सरकार, कह रही है कि साहब हमारे पास कर्मचारी नहीं है, इसलिए अडानी और अंबानी से कर्मचारी लेंगे, जिसमें ना कोई नीति, ना कोई नियम, ना कोई आरक्षण। 5 साल वो अपने क्या नाम कंपनी का काम करेंगे और 5 साल बाद उस कंपनी ये आपने अच्छी बात की कि नेताओं के लिए भी अपर लिमिट होनी चाहिए। हालांकि आप रिटायरमेंट का विरोध कर रहे हैं। अश्वनी उपाध्याय, क्यों नहीं होनी चाहिए नेताओं के लिए रिटायरमेंट एज? नहीं, पहली बात तो आप जरा इसको समझिए, दोनों का सिलेक्शन एक जगह है, सिलेक्शन होता है, एक जगह इलेक्शन होता है, तो इसलिए इसको एक तराजू पे तौलना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, नेताओं की होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना इंटरनली बिना किसी कानून बनाए, बिना किसी उसके 75 एज सेट कर लिया है कि 75 के बाद न किसी को टिकट दिया जाएगा, न किसी को कोई पद पे रखा जाएगा, न मतलब उसको किसी मंत्री या किसी उस पे रखा जाएगा। एक इंटरनल सिस्टम चल रहा है जो अभी तक फॉर्मल नहीं है लेकिन इनफॉर्मल है कि उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि बाकी पार्टियों को भी पालन करना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी चल रही है कि निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम एज लिमिट सेट होनी चाहिए। देखते हैं क्या फैसला आता है, लेकिन हमारी चीज चल रही है। राजकुमार पार्टी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, नेताओं को तो हर 5 साल में परीक्षा देनी होती है। उनकी स्क्रीनिंग तो, जो कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जा रही है 50 साल के बाद, उनकी स्क्रीनिंग तो हर 5 साल बाद होती है। जो नेता काम नहीं करेगा, जनता के बीच में नहीं रहेगा, जनता की आवाज नहीं सुनेगा, उसे जनता ही आउट कर देगी। सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए मतलब इलेक्शन है। अमिका जी, आपको नहीं लगता कि नेताओं के लिए भी एक एज लिमिट होनी चाहिए? बिल्कुल, कोई भी चीज, मैं इसलिए पहले भी कहा था कि सिर्फ कमजोर के लिए नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी के साथ होना चाहिए और सरकार के हर सेक्शन में होना चाहिए, तब तो बात समझ में आती है। फिर नियत भी स्पष्ट होता है कि हाँ, आप सबके लिए कर रहे हैं। सिर्फ ये कमजोर क्लरिकल वर्ग को आप चुन लीजिए और सारे देश के कानून उसी के लिए हैं और लोग उससे एग्जेम्प्ट हैं, तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। और एफिशिएंसी एक या इनएफिशिएंसी जांचना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप किसी को इनएफिशिएंट पाते हैं तो उसको टैकल करने के लिए आपके पास 50 उपाय हैं, वो अभी मैं गिनाना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक चीज देखिए, कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है। हमारे जहन में ये सवाल है, आपके भी जहन में है कि जब ये बात 1985-86 से लागू हुई या आदेश आया तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? जी, इसलिए कि ये इम्प्रैक्टिकल है और मैं समझता हूं कि योगी सरकार भी नहीं कर पाएगी। नहीं, सुनिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, एक मिनट सुनिए जी। देखिए, कुछ एक काम हमारे जो बड़े नेता विरोधी हैं हमारे भाई लोग, ये इनका हर एक काम पहले ये देखते हैं, वोट बैंक को देखते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। मैं 10 एग्जांपल देता हूं। संविधान में लिखा है पूरे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन होनी चाहिए, नहीं लागू किया। तो क्या बाबा साहब बेवकूफ थे? संविधान में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कांग्रेस नहीं किया। लोकपाल ला नहीं पाए, संविधान के विरोधी। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, कंफ्यूज मत करिए। सुरेंद्र जी, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास ही आता हूं। आप बोलिएगा, आराम से बोलिएगा जी। अश्विनी, संविधान में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। अब हम लागू करेंगे, कहेंगे आप क्यों कर दिया, हमने तो किया नहीं था। संविधान में लिखा है कि आईजीएस होनी चाहिए, इंडियन जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, जजों का अपॉइंटमेंट उसके द्वारा होना चाहिए। अब हम अगर लागू आप लोगों ने, सरकार आपकी है, सवाल किससे कर रहे हो आप? आपकी सरकार, आप करते थे 4 साल हो गए आपकी सरकार को। अश्विनी जी, मुझे ये बताइए, अश्विनी जी मुझे ये बताइए, अरे मुझे एक चीज बताइए अश्विनी जी, एक चीज बताइए मुझे, कानून बनाकर रिटायरमेंट की एज क्यों ना फिक्स की जाए? जितने नेता हैं उनके लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए तो आपने रूल बुक बना रखी है, फाइनेंस हैंडबुक रूल 56 है, क्यों नहीं कानून पास किया जाए? अपनी सैलरी बढ़ानी हो, अपने पर्क्स बढ़ाने हो तो सारी पार्टियां एक हो जाती हैं, लेकिन यहां पर एक नहीं होंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक दिन इस पे चर्चा कर लीजिए 1 घंटे की, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं कहता हूं मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए आपके मुताबिक? मुझे लगता है 75, मैक्सिमम 75। क्यों 75? क्यों 75? सरकारी कर्मचारी 58,
नेता का 75, इतना अंतर क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। यहाँ वहां सिलेक्शन होता है, यहाँ इलेक्शन होता है। यहाँ जो नेता होता है, सांसद होता है, वो हर साल जनता के सामने जाता है। जनता अगर पसंद करती तब वो आता है, वो किसी उस पे नहीं आता, कोई एग्जाम दे के नहीं आता। इसलिए एक बराबर तो नहीं हो सकती, मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसे ही चूंकि ये लोग कानून बनाते हैं, अगर अनपढ़ जाएगा संसद में तो क्या कानून बनाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर ही कहते थे कि ऐसा है, अभी तो देश आजाद हुआ, अभी पढ़ाई। ठीक है अश्विनी जी, अश्विनी जी मुझे थोड़ा सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। अगर डिग्री देख के पद मिलता है तो प्रधानमंत्री न बन पाते नरेंद्र मोदी जी। डिग्री गायब है, एक मिनट रुकिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए। अब ये जो चीज खड़ी हुई है, सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं। सबसे पहले मैं उमेश सहगल जी आपसे जानना चाहता हूं, आपके लिहाज से ये सोल्यूशन जो है ये बेस्ट है, जो कदम उठाया गया बेस्ट है, या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, ये कदम ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, फेयर है, और इसमें जो काम कर रहे हैं उनको एक पॉजिटिव इंसेंटिव मिलेगा कि हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमें रिटेन कर दिया गया, और बहुत एक्सेप्शनल केसेस को बाहर निकाला जाएगा। मैं एक चीज़ और पॉलिटिशियंस वाले में भी कमेंट करना चाहता हूँ कि वहाँ एज लिमिट का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे एज लिमिट का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए विंस्टन चर्चिल की क्या उम्र थी जब वो प्रधानमंत्री थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को उन्होंने जिताया था। तो काम दोनों का फ़र्क है। जो अफसर का काम है वो फील्ड वर्क है, रेलवे इंजन ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, इस टाइप का काम है। जो पॉलिटिशियन का काम है वो पॉलिसी ले डाउन करना, विजडम से पॉलिसीज होती हैं। एज के साथ विजडम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वाइज आदमी ज़रूरी नहीं है कि यंग ही हो, सिर्फ यंग आदमी रह सकते हैं। अब जहाँ तक अफसरों के डर का सवाल है, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर अगर आप पिछले 15-20 साल से देख लीजिए, कोई लार्ज स्केल रिट्रेंचमेंट नहीं की गई, ज़्यादा लोगों को निकाला नहीं गया। हाँ, कुछ लोग निकाले गए और उसका हमेशा अच्छा असर पड़ता है। बाकी जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ये होता है कि आप मेहनत करो, नहीं तो कहीं हमारा भी वक्त ना आ जाए। तो अच्छा स्टेप है, और इस स्टेप्स को अगर थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर दिया जाए, ACR सिस्टम इम्प्रूव कर दिया जाए, 360 डिग्रीज का या और कोई मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ताकि इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी आ जाए, ताकि इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, तो इसमें डर भी लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो डर का इसमें कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है और हर साल रिव्यू हो नहीं रहा कि आप कहिए कि आप कब काम ही ना कर पाओ। देखो प्राइवेट सेक्टर थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, पब्लिक सर्विस का काम है। इसकी जजमेंट एक आदमी नहीं करता, इसकी जजमेंट एक ग्रुप करता है, ना एक पार्टी करती है। तो कई पार्टीज चेंज हो गई, कई अफसर आ गए, कई मिनिस्टर आ गए, और उनके बाद एक जजमेंट हुई, तो वो एक बड़ी अच्छी, मैं कहता हूँ 360 डिग्री की जजमेंट है। तो अच्छा स्टेप है और इसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। तो यानी कि अगर ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये ठीक कदम है। भाटी साहब, आपने भी ये कहा था कि ईमानदारी से इसको लागू किया जा सकता है, और अगर एक कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी है, तो उसमें गड़बड़ी की आशंका बहुत कम हो जाती है, तो आप भी मानेंगे? नहीं, मैंने इसलिए कहा था कि मैं मानता हूँ कि नियम खराब नहीं है, लेकिन सरकार को इस पे जोर देने के बजाय अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी चाहिए, अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए। अगर सरकार सक्षम हो, सरकार के मंत्री सक्षम हो, उनके विभागों के प्रमुख सचिव सक्षम हो और वो एक्टिव हों, तो विभाग काम ठीक करेगा। और अपवाद स्वरूप 1-2 कर्मचारी अगर खराब मिलता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। आप एक नियम बना देना कि भाई इस तरह से जो हटाया जाएगा विभागों से छटनी की जाए, ये तो एक तरह की छटनी हो गया। मुझे ये नहीं समझ रहा है। ठीक है, 4 लाख लोगों की बात है, 50 साल के ऊपर जितने हैं वो संख्या जो आ रही है 4 लाख। 4 लाख थोड़ी संख्या होती है क्या? लेकिन 4 लाख सबको थोड़ा हटाया जा रहा है। ये कैसे आप संदेश ऐसे ही जा रहा है? 4 लाख लोग डरे हुए भयभीत हैं। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा कि सारे के सारे 4 लाख लोगों को वो सारे इनकॉम्पिटेंट हैं? अमेरिकन शाह जी, आप क्या ऐसा तो नहीं माना जा सकता है कि 4 लाख के 4 लाख सभी खराब हैं, कोई काम नहीं कर रहा है? इससे थोड़ी हट के मैं बात करना चाह रहा हूं कि जनता में छवि सरकार की क्या है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कि सरकार काम में अड़ंगा लगाती है। आप काम कर, आपने अभी प्रोविडेंट फंड का और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का उदाहरण दिया, तो सरकार की जनरल छवि है कि वहाँ अड़ंगा लगाया जाता है। लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अड़ंगा सिर्फ बाबू के द्वारा नहीं लगाया जाता है, या भ्रष्टाचार सिर्फ बाबू के स्केल पे नहीं है, वो डाउन द लाइन होता है। अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो नीचे काम शिथिल हो सकता है क्या? बिल्कुल। तो देखिए, इसीलिए सरकार को चाहिए कि सरकार की होलिस्टिकली छवि सुधारे, और वो इट कैन बिगिन ओनली फ्रॉम टॉप। मेरा ये कहना।
तो लेकिन वो IAS IPS की स्क्रीनिंग की बात भी की गई है योगी सरकार की तरफ से। तो देखिए बात बात नहीं की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का सवाल, एक्शन कब होता है ये देखने वाली बात होगी। अभी तक तो हुआ नहीं किसी भी सरकार में। ठीक है, चलिए ये शुरुआत हुई है तो उम्मीद कर सकते हैं कि उस लेवल पर भी कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाए जाएंगे। आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे इस शो की एक और खासियत है, हम एक वक्ता को मैन ऑफ द मैच देते हैं और एक डायलॉग ऑफ द डे भी चुनते हैं। तो आज का मैन ऑफ द मैच हम देना चाहते हैं बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय को, क्योंकि पहली नजर में जो फरमान जनता विरोधी सा दिख रहा है उसका इन्होंने बड़ी ही चतुराई से बचाव किया, ये कहते हुए कि जनता के पैसों से सैलरी लेने वाला शख्स अगर जनता की ईमानदारी से सेवा ना करे तो उसे क्यों ना निकाल दिया जाए। तो मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत बहुत बधाई आपको अश्वनी जी। और अब बारी है डायलॉग ऑफ द डे। हम देना चाहते हैं वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय जी को। पहले ये डायलॉग सुनिए। अगर नॉन परफॉर्मेंस पे इनको करना ही था तो सरकार के अंग होते हैं मंत्री भी, संतरी भी, सब लोग, तो एक यूनिटी के साथ जी ये चीज किया जाना चाहिए था। नंबर 1, प्रैक्टिकल क्या होता है कि ठीक है किसी ने इशारा कर दिया ये फलाने आइडियोलॉजी का है, इसको स्क्रीनिंग में बाहर कर दो। प्रैक्टिकली यही होता है समाज में। तो ये बहुत खतरनाक आदेश है। इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी की संभावना कम है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अंबिकानंद सहाय जी ने ये अहम बात कही कि ऐसी सख्ती मंत्री संतरी सब पर होनी चाहिए और इसे लागू करते वक्त ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्टिविटी रहे, सब्जेक्टिविटी हावी ना हो, यानी कि आप पर्सन टू पर्सन कोई फैसला ना करें। और इस चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जो सोल्यूशन निकल कर आ रहा है वो ये है कि सरकारी विभागों में वर्क कल्चर सुधारना बेहद जरूरी है और इससे निश्चित तौर पर फायदा तो होगा, लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि इससे कर्मचारियों में तनाव ना फैले और यह भी ध्यान रखा जाए कि सिर्फ काम के आधार पर ही एक्शन हो, कोई ईमानदार कर्मचारी व्यक्तिगत पसंद नापसंद का शिकार ना बन जाए। तो ये एक बड़ी चीज है। अगर इस तरह से अगर ये लागू होती है तो कह सकते हैं कि अच्छा कदम है, जो सभी मेहमानों ने माना है कि एक अच्छा कदम है। बस चिंता यही है कि ईमानदारी से लागू हो। और हम जो कि बिजनेस चैनल है और देश की बात तो करते ही हैं, लेकिन कमाई की बात भी बहुत जरूरी है। तो अब कमाई की बात, जुलाई का महीना टैक्स भरने वालों के लिए अहम होता है, इसलिए आज की कमाई की बात टैक्स से जुड़ी है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट लेने के बाद भी NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 रुपए निवेश करके और ज्यादा टैक्स बचाया जा सकता है। तो इस तरह से आप टैक्स बचा सकते हैं और इस तरह से आप कमाई भी कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस खास टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि अनिल जी ने एक परंपरा कायम की है इस शो में, जाते वक्त वो सरहद पर तैनात हमारे फौजियों को एक सलाम देते हैं, सल्यूट देते हैं, तो वो परंपरा मैं भी कायम रखूंगा। उन फौजियों के नाम ये सल्यूट। जय हिंद।